जो आज हम प्रश्नावली 3.1 करेंगे। इसका पहला सवाल है, अपनी कक्षा के किन्हीं 10 विद्यार्थियों की ऊंचाइयों का परिसर ज्ञात कीजिए। परिसर का अर्थ होता है रेंज। हमें यानी 10 विद्यार्थियों की ऊंचाइयों की रेंज ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम पहले विद्यार्थियों को एक दूसरे के साथ खड़ा करेंगे। जो सबसे कम ऊंचाई है और सबसे अधिक ऊंचाई वाला विद्यार्थी है, उन दोनों की ऊंचाइयों का अंतर ज्ञात करेंगे। जैसे ये 10 विद्यार्थी बनाए हैं, तो इनको इस तरीके से साथ साथ खड़ा किया गया। सबसे बड़ा ये बच्चा ये है लंबे कद वाला, और सबसे छोटे कद वाला ये है। तो जैसे मान लीजिए इसकी ऊंचाई है 105 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसकी ऊंचाई है 60 सेंटीमीटर, जो सबसे छोटा है। तो परिसर बन जाएगा हमारा, यानी ऊंचाई का परिसर, सबसे बड़े में से सबसे छोटे वाले को माइनस कर देंगे तो वो बन जाएगा जैसे 45 सेंटीमीटर। तो परिसर हो गया 45 सेंटीमीटर, यानी सभी बच्चों की ऊंचाई इस रेंज के अंदर होगी। यानी 45 सेंटीमीटर का अधिक से एक और सबसे कम, यानी 60 और 105 के बीच में इनकी रेंज है। तो हम कहेंगे परिसर है 45 सेंटीमीटर। नंबर 2, कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्न अंकों को एक सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए। जैसे कोई कक्षा है, उसके जो 20 बच्चे हैं, जैसे ये 20 बच्चों के टेस्ट में जितने जितने नंबर आए वो लिखे गए हैं, पहले 4, 6, 7, 5, इस तरीके सभी बच्चों के अंक लिखे गए हैं। तो क्या करना है, हमने इसको सारणीबद्ध रूप में संगठित करना है। इस डाटा को एक बार देखने से हमें कुछ नहीं पता चलता, तो हमें इसको ऐसे रूप में लिखना है ताकि इससे हमें कुछ जानकारी मिले। उसको एकदम देखने से हमें काफ़ी जानकारी मिलती है। तो इसको हमने सारणीबद्ध रूप में कैसे लिखना है वो समझो। तो सबसे पहले हम अंक लिखेंगे, इसको हम एक्स में लिख सकते हैं। फिर उसके बाद बारंबारता से पहले हम मिलान चिन्ह लिखेंगे, मिलान चिन्ह, फिर बारंबारता। तो अंक जैसे यहाँ पर सबसे छोटा अंक 1 है, तो और सबसे बड़ा अंक 9 है। तो हम पहले ये सारे अंक लिख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो इस तरीके से ये अंक लिखने के बाद अब हमने क्या करना है कि जैसे पहला अंक 4 है, तो 4 को क्रॉस कर दो और उसकी जगह पर 4 के आगे का लाइन लगा देंगे ऐसे। फिर 6 को क्रॉस कर दो, 6 के आगे लाइन लगा दो। इस तरीके से बारी बारी सभी को क्रॉस करते जाओ और हर एक के आगे एक एक लाइन लगाते जाओ। फिर 5 को, फिर 3 को, फिर 5 को दोबारा से 5 के आगे एक और आ जाएगी, फिर 4 के आगे, फिर 5, फिर 2 के आगे, फिर 6, फिर 2 अगेन, फिर 5, फिर 1, फिर 9, फिर 6, फिर 5 एक और आ गया है। तो यहाँ पर हम फिफ्थ जो लाइन है वो ऐसे फिर से लगाएंगे। फिर 8, फिर 4, फिर 6, फिर 7। तो अब हम इनको काउंट कर लेंगे। जैसे 1 हो गया, ये 2 हो गए, ये 1, ये 3, ये देखो ये 5 के जोड़े बन जाते हैं। 5 हो गया, फिर ये 4, 2, 1, 1। इस तरीके से ये हमने सारणीबद्ध रूप में इसको लिख लिया है। तो अब इस डाटा से हमें काफ़ी जानकारी मिल जाती है। जैसे 5 अंक वाले सबसे ज़्यादा बच्चे हैं वो है 5, उसके बाद 6 अंक वाले हैं 4, ठीक है। तो यानी हमें उस रूप से ये रूप ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसको हम सारणीबद्ध रूप कहते हैं। अब इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सबसे बड़ा अंक कौन सा है? सबसे बड़ा अंक, तो सबसे बड़ा अंक है 9। सबसे छोटा अंक कौन सा है? 1। तो इन अंकों का परिसर क्या है? परिसर का मतलब सबसे बड़ा अंक उसमें से सबसे छोटा अंक माइनस कर देना है। जैसे पिछले सवाल में भी हमने परिसर निकाला था, तो 9 घटा 1, तो परिसर आ गया 8। और अंकगणितीय माध्य, अंकगणितीय माध्य का मतलब होता है हमने सभी बच्चों के अंकों को जोड़कर जितना भी अंक है ये
उसको हमने बच्चों की संख्या से भाग कर देना है। तो उसके लिए या तो आप सीधा इनको जोड़ लो, और जैसे 20 बच्चे हैं तो 20 से भाग कर दो उसको। हम यहाँ पर थोड़ा सा आसान तरीका, क्योंकि जब इस प्रकार के सवाल को सीधा जोड़ेंगे तो कोई ना कोई गलती होने की संभावना होती है, तो हम क्या करेंगे, पहले जैसे बारंबारता को f लिखते हैं, तो f गुणा x करते हैं पहले, fx इसको कहते हैं। तो यानी f गुणा x, बारंबारता को अंक से गुणा कर देते हैं। जैसे 1 गुणा 1 ये बन गया 1, 2 गुणा 2 4, तो 3 गुणा 1 3, ये 4 गुणा 3 12, 5 गुणा 5 25, 4 गुणा 6 24, 6 गुणा 24 हो गया, 7 गुणा 2 14, फिर 8 गुणा 1 8, 9 गुणा 1 9। अब इनको जोड़ देंगे तो ये सभी देखो, जैसे पाँच अंक हैं वो 5 बच्चों के हैं, यानी उनका अंकों का जोड़ हो गया 25। इसी प्रकार 6 अंक 4 बच्चों के हैं 24। इस तरीके सभी बच्चों के हम अंक निकाल लेंगे। 5 3 8 2 10 15 19 23 31 9 40, 0 4 कैरी, 5 2 7 2 9 10। तो यहाँ यानी यहाँ पर अंकों का जोड़ आ गया 100। और बच्चे कितने हैं वो हम वैसे सीधा काउंट भी कर सकते हैं, यहाँ पर इस बारंबारता को भी जोड़कर हमें बच्चों की संख्या पता चल जाएगी। क्योंकि देखो 5 अंक है, जैसे 5 बच्चों के आए हैं तो कुल सारे बच्चे हम यहाँ पर आ जाते हैं। तो 3 4 3 7 5 12 4 16 और 4 20, तो 20 बच्चे थे तो 20 आ गए। तो बारंबारता यानी इस प्रकार जोड़ कर लेते हैं, और सभी बच्चों के अंक जितने आए उनका जोड़ कर लिया। अब माध्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 100 को 20 से भाग कर देंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं माध्य बराबर 100 बटा 20 लिख दो, या 100 को 20 से भाग कर दो, तो ये बन जाएगा 100 को 20 से भाग कर 5। तो अंक गणितीय मध्य कितना आ गया 5। इस तरीके से सम नंबर 3, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का मध्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम पहले 5 जो पूर्ण संख्याएं हैं वो लिखेंगे। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है 0, उसके बाद 1 2 3 4 5। अब हमने इनका माध्य ज्ञात करना है, माध्य मतलब एवरेज। तो माध्य ज्ञात करने के लिए इन सभी को जोड़ दो, और फिर जितने ये आंकड़े हैं संख्याएं हैं उनसे भाग कर देंगे। तो 5 हैं तो आप इनको बटा 5 कर देंगे। 1 2 3 4 5, ये 6 होगी तो 5। तो अब इनको जोड़ देते हैं, 10 बटा 5, तो 10 को 5 से भाग कर दिया 2। तो प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य बन गया। एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए। जैसे पहली पारी में 58, दूसरी में 76, फिर 40, फिर 35, फिर 46, फिर 50, फिर 0, फिर 100। तो उसका माध्य स्कोर ज्ञात करना है। तो उसका यानी कुल मिलाकर 8 पारियों में उसका कैसी स्कोर रहा, तो ये ज्ञात करने के लिए हम सभी को जोड़ देंगे और बटा, क्योंकि 8 पारियां हैं ये, तो बटा 8 कर देंगे। तो माध्य स्कोर 58 प्लस 76 प्लस 40 35 प्लस 46 50 प्लस 0 प्लस 100 बटा 8। तो हमने इसको अब ऊपर संख्याओं को जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए हम इनको साइड में यहाँ पर अलग से जोड़ेंगे। 58 76, चाहे तो आप इसको 4 4 करके जोड़ लो, चाहे इकट्ठे जोड़ने इकट्ठे जोड़ लो, जैसा आप कर सकते हो करो। जैसे इन तीनों चारों को जोड़ लिया पहले, और बाकी चारों को भी, ये 0 है इसको तो चलो जोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये पारी काउंट होगी। 100 6 5 9 196 और 209, इनको जोड़ लेंगे अब हम। तो 405। तो ये सभी का जोड़ कितना बन गया 405, और इसको हम 8 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 405 को अब 8 से डिवाइड कर देते हैं। 8 5 40, लगा देते हैं 8 चुके 48, 2 बच गए, पॉइंट के बाद एक चल देंगे, तो 50.6। इस प्रकार उसका जो माध्य स्कोर यानी एवरेज स्कोर रहा वो 50.
सम नंबर 5। इस सम में 3 खिलाड़ी हैं, जैसे ए बी सी। उन्होंने कितने कितने अंक प्राप्त किए। जैसे खेल पहली बार खेला, एक खिलाड़ी 14 अंक, दूसरी बार खेला 16 अंक, तीसरी बार खेला 10 अंक, चौथी बार खेला 10 अंक, यानी इतने अंक उसने बनाए। तो इसी प्रकार बी खिलाड़ी के अंक दिए गए हैं, पहले खेल में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में। सी खिलाड़ी के जो पहले खेल में कितने अंक हैं, दूसरे खेल में कितने अंक हैं, तीसरे खेल में, तीसरा खेल खेला नहीं, और चौथे खेल में 13 अंक। तो अब पहला इसका क्वेश्चन है कि खिलाड़ी ए के औसत अंक ज्ञात करने हैं। तो खिलाड़ी ए है जो, इसके औसत अंक यानी इसके जितने भी 4 खेलों में अंक हैं उनको जोड़कर हम क्या करेंगे, बटा 4, यानी 4 से इसको भाग कर देंगे, यानी 14 + 16 + 10 + 10 और बटा 4 कर देंगे, क्योंकि 4 खेल हैं। तो 30 40 50 50 को 4 से भाग कर देंगे, तो ये बन जाएगा 12.5, यानी 12.5। तो ये खिलाड़ी ए के औसत अंक आ गए। इसी प्रकार खिलाड़ी सी के औसत अंक निकालने के लिए इसको 3 से भाग करेंगे या 4 से। तो खिलाड़ी सी है जो, सी खिलाड़ी ने एक खेल खेला ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके अंकों को जोड़कर उसको हम 3 से भाग करेंगे, क्योंकि एक खेल तो उसने खेला ही नहीं है। तो 3, जैसे यहाँ पर मैं इसके औसत अंक निकालने के लिए क्या करेंगे, 8 + 11 + 13 और बटा 3 करेंगे, ठीक है। 32 को 3 से भाग कर देंगे, वो हमारा आंसर है। खिलाड़ी बी के औसत अंक, तो खिलाड़ी बी के औसत अंक निकालने के लिए इसके अंकों को जोड़ेंगे और 4 से भाग कर देंगे। ये दोनों 2 से कट जाएंगे, 4.5। तो किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा। तो इस प्रश्न का उत्तर निकालने के लिए हमें तीनों के औसत पता होना चाहिए। जिसकी औसत सबसे ज़्यादा हो वो सबसे अच्छा खिलाड़ी है। तो खिलाड़ी जो है, ए की औसत है 12.5, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। खिलाड़ी बी की औसत है, निकाली नहीं अभी हमने, निकालने 4.5, और खिलाड़ी सी की औसत है, ये है 10 से 2/3, 10.6। तो किसकी औसत सबसे अच्छी है, ए खिलाड़ी की। तो हम कहते हैं कि खिलाड़ी ए है जो, उसका जो प्रदर्शन है वो सबसे अच्छा रहा। इस प्रश्नावली के बाकी के सवाल आप समय करें। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।